सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले चार धाम यात्रा की करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर अब 1 महीने का ही वक्त बचा है। सरकार भले ही यात्रा को लेकर व्यवस्था करने की बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन चार धाम यात्रा मार्ग के निर्माण के चलते यात्रा मार्ग की हालत दुरुस्त नहीं हुई है। यमुनोत्री मार्ग पर कई जगह सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है, तो कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। कई जगह पहाड़ियां डेंजर बनी हुई हैं, उनके कभी भी दरकने का खतरा बना हुआ है। यात्रा मार्ग पर सड़क दुरुस्त करने का कार्य भी सुस्त गति से चल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। डीएम साहब ने इस पे बैठक बुलाई थी, सारे विभागों को बुलाया था, निर्देश दे दिए कि आप जितने भी काम अपेक्षित हैं वो सब समय से कर लें पूरा। तो सारे विभाग जो है अपनी प्रगति डीएम साहब को बताएंगे। अभी 29 तारीख को हमारे एडीएम साहब आए थे और उन्होंने पूरा जानकी चट्टी तक पूरा सड़कों का और पानी का, पेयजल का और सारी पार्किंग जितनी भी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उन सब का भी निरीक्षण किया है। और सर ने भी निर्देश दिए हैं अपने स्तर से कि विभाग जो है उसको काम, जितना भी काम पेंडिंग है उसको समय से पूरा करें। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता सुनील थपलियाल से। सुनील, जाहिर तौर पर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तैयारी की पोल खोलकर रख दी है चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीनी हकीकत तस्वीरों में दिख रही है। जी बिल्कुल अनुराग, ये स्थिति जो है यमुनोत्री, अब क्योंकि महज 3 मई को कपाट खुलने हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, और जो हम अगर सड़कों की हालत देखें तो लिंक रोड जो गांव को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं उससे भी बदतर हो रखी है। और जो गड्ढे सड़कों में जगह जगह गड्ढे जो है, सड़क पूरी गड्ढों में तब्दील हो रखी है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अभी ऑल वेदर को लेकर के जानकी चट्टी तक जो है पूरा चौड़ीकरण होना है, तो उसको लेकर के प्रतिकर जो बटा था, तो एनएच ने जो है पूरे होटल जो थे वो धराशायी कर दिए थे, जो उसमें ऑल वेदर रोड में आ रहे थे, तो उनका पूरा मलबा अभी भी सड़कों में पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टाने जो है कई जगह जो है सड़कों में पड़ी हुई है, लेकिन उसको हटाए जाने का भी कोई भी जो है व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई है। एनएच के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक हमारा बजट जो है स्वीकृत होने वाला, जैसे स्वीकृत होगा उसके बाद हम इसको जो है काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब 1 महीने से कम का वक्त बचा है, चार धाम यात्रा शुरू होनी है 3 मई से। ऐसे में अगर सड़कों के गड्ढे भरने होंगे तो कुल मिलाकर पैचेस का ही काम होगा, निर्माण कार्य तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑल वेदर का जो काम चल रहा है उसमें भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल वेदर में भी एक इतना जबरदस्त डेंजर जोन है जहां कई मर्तबा जो है वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों को चोट भी लग गई है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो है जो सड़कों के गड्ढे हैं उस पे जो है कई वाहन जो है खराब हो चुके हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से यात्रा नहीं है, स्थानीय लोग आवाजाही करते हैं, तो उनको भी जो है हर समय भय बना रहता है दुर्घटना का। और अगर यात्रा शुरू होती है और उससे पहले अगर ये मलबा नहीं हटता है या गड्ढे जो है नहीं भरे जाते हैं या जो है जो बड़े बड़े बोल्डर सड़कों में पड़े वो नहीं हटते हैं, तो यात्री भी जो है भयभीत होंगे और वो भी जो है उनकी यात्रा सुगम नहीं हो पाएगी। जाहिर तौर पर कई पहाड़ियां डेंजर जोन में हैं, ऐसे में जाम का खतरा भी यात्रियों का बना रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील थपलियाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार ये तमाम जो कमियां तस्वीरों के जरिए हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब तक दुरुस्त हो पाएंगे। चूंकि चार धाम यात्रा मई से शुरू होने वाली है, यानी कि सिर्फ 1 महीने का वक्त प्रशासन के पास है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NH 74 और कर्मकार बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर उठी सीबीआई जांच की मांग को लेकर कहा कि कानून अपना काम करेगा, जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया है, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करेगा। सीबीआई जांच करा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन वो जीआरडी बर्ड स्कूल जो है उसको मान्यता दी गई है, जिसकी एक बार मान्यता पहले नहीं। देखिए, जो भी उसमें अच्छा होगा, एक अच्छा रास्ता निकाल के सबसे, चूंकि जो भी काम हमारी सरकार करती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दून हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर निधि उनियाल और एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के बीच उपजे विवाद के बाद डॉक्टर निधि उनियाल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सीएम धामी ने डॉक्टर उनियाल का इस्तीफा नामंजूर करते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव के अध्यक्ष में एक जांच कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल बीती रात डॉक्टर उनियाल ओपीडी में मरीज को देख रही थीं और इसी दौरान निधि उनियाल को एक आईएएस अधिकारी की पत्नी की तबीयत देखने के लिए उनके घर जाने के निर्देश मिले।
डॉक्टर उनियाल जब अधिकारी के घर पहुंची तो उनकी आईएएस की पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया। इसके बाद अपनी रौब दिखाते हुए आईएएस ने डॉक्टर उनियाल का ट्रांसफर अल्मोड़ा करा दिया, जिससे नाराज होकर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकरण की चारों तरफ निंदा होने लगी, लेकिन सीएम धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर डॉक्टर उनियाल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के बच्चों से चर्चा कर उनको परीक्षा के दौरान आने वाली परेशानियों के समाधान का मंत्र भी दिया। कार्यक्रम में सीएम धामी और शिक्षा मंत्री भी जुड़े। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर दोनों नेता पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का संबोधन विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचाई तक ले जाता है। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारे मंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने एक जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वो बन गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उनमें उत्साहवर्धन किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अपने अनुभव उनसे साझा किए हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले उनके एग्जाम के लिए ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फ़ायदा होने वाला है। उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा दोनों ही निश्चित रूप से उनके उद्बोधन से प्राप्त होगी। कि मोदी जी को लाइव दिखाया गया हमें, और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे उनका सल्यूशन उन्होंने बताया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारे आंसर्स दिए हैं। आज हमारे यहाँ मोदी जी का लाइव सेशन हुआ था और उसी ओकेजन में हमारे यहाँ मिस्टर वो भी आए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर जी। उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ बताया मेरे एग्जाम के बारे में। मोदी जी का जो हमारे साथ लाइव सेशन था उससे हमारा जो स्ट्रेस वगैरह था, जो हमें डर था, वो सब निकल चुका है। डर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि हम एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बाद छात्र छात्राओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दिया और छात्रों ने किस तरह से ज्ञान अर्जन किया है,
हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत ये बताने के लिए। श्रीनिवास, बड़ी बात यह है कि परीक्षा पर चर्चा तो हो गई, लेकिन इस परीक्षा पर चर्चा के सेशन से छात्र छात्राओं ने क्या ज्ञान अर्जित किया है? बिल्कुल मनोराज, देखिए आपको बताना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री समय समय पर जब भी किसी भी वर्ग विशेष की बात कर लें या युवा वर्ग की बात कर लें, छात्र छात्राओं की बात कर लें या फिर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए तमाम जो प्रति जगत से है या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए कोई न कोई बीच में एक संवाद का कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, उनका उत्साहवर्धन किया जा सके। इसी कड़ी में आज देश भर के तमाम उन छात्र छात्राओं को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद तरीके से पूरे प्रकरण की अगर हम बात करते हैं तो तमाम छात्र छात्राओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से उनके जो क्वेश्चनिंग थी उससे उनका हौसला अफजाई हुआ है, और जो बोर्ड के एग्जाम को लेकर जो फोबिया रहता है छात्र छात्राओं के जीवन में या उनके व्यक्तित्व में, उसको लेकर काफी तनाव में वो रहते हैं, और उस तनाव को दूर करने का प्रयास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और उन्होंने एक अच्छे एनवायरनमेंट में एग्जाम की तैयारी करने की बात कही है कि एग्जाम देने के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये सोच के चलना है कि आप ही सबसे बेहतर कर सकते हैं। जो साल भर का आपने एग्जाम तैयार किया है उसी के आधार पर अपने प्रश्नावली को तैयार करना है, लिख करके प्रश्नावली को तैयार करना है, हल्का सा म्यूजिक आपको सुनना है, ध्यान में केंद्र करते हुए, योग केंद्र करते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी बात, इसको बोझ नहीं समझना है, इसको इंटरेस्ट के तौर पर लेना है। तो ये तमाम बातें उन छात्र छात्राओं को आज घर कर गई। उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनका जो मनोबल था वो काफी ऊंचा हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, उनको सवाल पूछने का मौका मिल रहा है और वो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तनाव महसूस नहीं हो रहा है, वो अपने एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जाहिर तौर पर चर्चा के दौरान एक तरीका प्रेशर ना सिर्फ बच्चों पर रहता है बल्कि श्रीनिवास हमने देखा है कि अभिभावकों पर भी रहता है, और ऐसे सेशंस, ऐसी काउंसलिंग बेहद जरूरी होती है, और जब खुद प्रधानमंत्री ऐसे सेशन करें, ऐसी काउंसलिंग बच्चों को दें तो उसका असर, उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। बिल्कुल, देखिए यही संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके साथ संवाद किया। मुख्यमंत्रियों को उस वर्चुअल कार्यक्रम में इसलिए जोड़ा गया ताकि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में शिक्षा मंत्री के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अधिकारियों के साथ उसी बेहतर वातावरण को तैयार कर सके जिस बेहतर वातावरण को तैयार करने की अपील प्रधानमंत्री करते हैं। उन छात्र छात्राओं के जहन में आने वाले वो सवाल जो प्रधानमंत्री के सामने रखे गए, उन सवालों का निराकरण करने के लिए सरकारें बाध्य हैं और सरकारें बातें होनी चाहिए। ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया था ताकि विभागीय अधिकारी भी इसको समझ सकें कि बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए या एक कल का जो भविष्य है देश का, उसको कैसे एक फ्री एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, किस प्रकार से उसका तनाव दूर करना पड़ेगा। खासतौर पर जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनावश्यक लोड देने के बजाय उनको प्रेरित करने वाली चीजें बतानी पड़ेगी, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कड़ा संदेश देने का प्रयास किया। जी श्रीनिवास, किस तरह का माहौल छात्रों के बीच में रहा? चूंकि नवोदय विद्यालय आज खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री की स्पीच वहां एलईडी के जरिए सुनाई गई, दिखाई गई, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। बिल्कुल, देखिए तमाम छात्र छात्राएं सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही जब संवाद शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने उनको इजाजत दी कि वो कोई सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव साझा किया, और जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो 2 मिनट की प्रधानमंत्री की बायोग्राफी भी बच्चों के सामने एलईडी के माध्यम से दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जब आपकी मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो आप जो कर गुजरने का जज्बा होता है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। इस क्लिप को दिखाने का मकसद ये था कि कैसे योग की साधना में ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक पहुंचे तो आज प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है, कितना संघर्ष उन्होंने किया है मगर हार नहीं मानी है। और एक एग्जाम के डर से कई बच्चे हार मान लेते हैं, कई बच्चे गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं,
उनको तनाव बढ़ जाता है, उनको लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पेरेंट्स की दबाव में आ जाते हैं। तो उन्होंने अभिभावकों को भी, शिक्षकों को भी, कर्मचारियों को भी एक नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने का प्रयास किया है और छात्र छात्राओं को जब प्रधानमंत्री के संवाद में वार्तालाप करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने का मौका मिला, तो जाहिर सी बात है उनकी हौसला अफजाई हुई है। बिल्कुल, हम तमाम छात्र छात्राओं को सुन भी रहे थे और वो बच्चे कहते कि अभी तक हम स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, उनके संवाद को सुना, तो काफी हम कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। अब तक शिक्षक उनके साथ थे, अब तक अभिभावक उनके साथ थे, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खुद उनके साथ जुड़े और ये कहे कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि इन परीक्षाओं को आपको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना है, तो जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट होता होगा। श्रीनिवास, क्या अनुभव रहे छात्र छात्राओं के? बिल्कुल सही बात है कि इसी तरीके से छात्र छात्राओं ने अपना रिएक्ट किया है, अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभिभावकों का होता है कि आपको अच्छे मार्क्स में पास होना है, आपको अच्छे सब्जेक्ट अगर आगे लाने हैं या नॉन मेडिकल या मेडिकल में जाना है हाई स्कूल के बाद, तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ आगे टॉपर बनना पड़ेगा। ये लोड रहता है, ये दबाव रहता है। किसी को पास होने का लोड आज के दौर में नहीं है, बल्कि कंपटीशन का लोड है कि आपको प्रतिस्पर्धा की जो तैयारियां हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे, आप किसी एनडीए की तैयारी करेंगे, सीडीएस की तैयारी करेंगे, आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, या आप नीट की तैयारी करेंगे, ट्रिपल ई की तैयारी करेंगे, इन तैयारी को करने के साथ साथ आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके अनावश्यक आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसका लोड पहले दिमाग में आ जाता है। तो प्रधानमंत्री ने उसी लोड को खत्म करने का प्रयास किया है। बच्चों को ये बताया कि वर्तमान में जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है उसको सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। कि आपको लगना चाहिए कि आप एग्जाम के लिए साल भर से तैयारी कर रहे थे, वही किताबें हैं, वही राइटर है, वही टॉपिक है, वही टीचर है और वही आप है। मगर वक्त बदल गया है कि साल भर पहले जब वो किताबें नहीं थी तब आपको लगता था कि ये चैलेंज होगा, लेकिन जब साल भर बाद आप शिक्षकों के माध्यम से उसको पढ़ते हुए, तालीम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, अब उसको आगे ले जाने की बारी है कि आपको उसी सिलेबस से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन और उसका आपको आंसर देना है, लेकिन वो भी बिना तनाव के, समझ के, सोच के, ताकि आपको ये लगेगा कि जिस एग्जाम में आप बैठे हैं वो एग्जाम सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल श्रीनिवास, क्योंकि स्ट्रेस में अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते हैं, लेकिन आप उसे एंजॉय करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, तो वो आपके जहन में ज्यादा दिन तक और काफी समय तक रहती है। और यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी परीक्षा पर चर्चा के दौरान रही। अपने दर्शकों को बता दें कि परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां सेशन है। 2018 से लगातार प्रधानमंत्री छात्रों से, छात्राओं से, शिक्षकों से, अभिभावकों से स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस तरह के सेशन करते रहते हैं। श्रीनिवास, हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल से सभी विद्यालय खोल दिए गए हैं। बच्चे अब ऑनलाइन के बजाय स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर प्रकार के कार्यक्रम को संचालित कर रही है। एनसीईआरटी की किताबें खरीदनी कंपलसरी है और उसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, वहां पर हमने छूट दिया है कि आप किसी अन्य पब्लिकेशंस की किताब खरीद सकते हैं। सर, ये कब नया आदेश कब जारी हुआ है? अब ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो गई, अब क्या कुछ रहेगा कि ऑफलाइन ही पढ़ाई होगी ऐसे में? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता जो है कम हुई है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी जो उसमें हम लोगों को कुछ समय के लिए कंप्लीट ऑनलाइन, कुछ समय के लिए हाइब्रिड मोड ये सब चलाना पड़ा। अभी वर्तमान परिदृश्य में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्रालय दोनों के ओपिनियन लेते हुए ये निर्णय लिया था कि हम ऑफलाइन पढ़ाई को चालू करेंगे। तो उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में आज से स्कूल खुल गए हैं। करीब 2 साल बाद अब स्कूल खुले हैं। हमारे साथ श्रीनिवास लगातार हमारे संवाददाता हमें ताजा अपडेट दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि
भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ रुद्रपुर पुलिस लाइन में बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपराध पर लगाम लगाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को इनामी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत लेकर अगर थाने आता है तो उस पीड़ित के साथ पुलिस का व्यवहार सहानुभूति वाला होना चाहिए। अगर पुलिस पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान लेने में हीला हवाली करती है तो उस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में माफिया खान मुबारक के 3 सहयोगी याहिया, वसीम मुख्तार और अहरुल के खिलाफ धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 58 लाख रुपए की इनकी संपत्ति जब्ती की गई है। वहीं पर शराब माफिया सुरेश जो थाना अहिरौली का रहने वाला है उसके 5 करोड़ रुपए की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई जनपद अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा की गई है। नैनीताल की नैनी झील में बरसात के समय मलबा जमा हो जाता है और पहले से 3 वर्षों में निकाल दिया जाता था, लेकिन पिछले 7 सालों से अब ये मलबा नहीं निकाला गया है। आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से पूछे जाने पर उन्होंने मलबा हटाने को महत्वपूर्ण तो बताया, लेकिन विशेषज्ञों की राय के बाद। इरिगेशन से मैंने कहा कि वो इसको देख रहे, कोई डिसिल्टिंग एक बड़ी साइंटिफिक चीज है, तो हम सिंपली अगर जैसे उठा दें तो कई बार कुछ नुकसान होते हैं, तो एक एक्सपर्ट्स इसको और देख लें। और ये तो सही बात है कि अगर आप उसमें सिल्टिंग होने देंगे तो नेचुरली जो डेप्थ अवेलेबल कम होगी, तो इरिगेशन इसमें एक रिपोर्ट देगा। राइट, थैंक यू। नैनीताल के सिल्वरटन होटल के पास जंगल में भीषण आग लग गई। ये घटना देर रात की है। आग इतनी भीषण थी कि तड़के सवेरे तक जंगल के बड़े हिस्से को उसने अपनी आगोश में ले लिया। अपर मॉल रोड में आग लगने से 2 कार भी जलकर खाक हो गईं। राजपुर क्षेत्र में आग लगातार रिहायशी बस्ती की तरफ बढ़ती जा रही थी। सवेरे जब राहगीरों ने आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखा तो फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।